इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का 9वां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न है A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण युग्म दिया गया है 3x - 5y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, दोनों समीकरण युग्म दिए गए हैं। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो इसका गुणांक 3 है A1 और इसका गुणांक 7 है। फिर इसी प्रकार से B1/B2 निकालेंगे। तो B1 है हमारा -5 और B2 है हमारा 6 + 6। तो देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। बात समझ में आई? प्रतिच्छेदित मतलब कुछ इस तरीके से दो रेखाएं काट रही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 का दूसरा पार्ट दिया गया है 4x + 3y - 7 = 0, 12x + 9y = 21। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। इसको भी हम कर लेते हैं, दाहिना पक्ष 0 कर लेंगे। + 9y - 21 = 0। ठीक है, अब हम फिर तुलना करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो A1 है हमारा 4 और यहाँ से A2 है 12। 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया A1/A2। इसी प्रकार से B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 हमारा B1 है 3 और B2 है 9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/3 आ गया B1/B2। तो जब A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर आ गए, तो हम क्या करेंगे, C1/C2 भी निकालेंगे। तो C1/C2, C1 है -7 और C2 है -21। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो यहाँ हम क्या पाए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कब होता है, जब रेखाएं समपाती होती हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम क्या कहेंगे कि एक ऐसी रेखा युग्म है, समपाती है। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे गुजरे, ओवरलैप करे, एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरीके से ढक ले। ठीक, ये था सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 का। कुल 3 पार्ट हैं, ये प्रश्न नंबर 9 का आखिरी पार्ट है। तो इसका समीकरण दिया गया है x - 2y + 5 = 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 8y - 4x + 20 = 0। तो ये मानक रूप में है पहले से ही। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे A1/A2 निकाल लेते हैं। परीक्षा में आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक, ये तो हम इस तरीके के कई प्रश्न बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए डायरेक्ट हम A1/A2 निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप लोग बोर्ड परीक्षा में हल करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, A1x + B1y + C1 से तुलना बराबर 0 से तुलना करने पर, फिर A1 बराबर लिखेंगे 1,
B1 बराबर -2 और C1 बराबर 5। इसी प्रकार से इसके नीचे लिखेंगे A2x। एक काम करते हैं, इसको पहले हम x वाले पद को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में। तो -4x चिन्ह सहित आ जाएगा, +8 के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब +8y +20 = 0। ये मानक रूप में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। तुलना करने के बाद लिखेंगे A2 बराबर -4, B2 बराबर +8 और C2 बराबर 20। फिर उसके बाद हम A1 बटे A2 निकालेंगे। तो A1 आपका क्या है, 1 है, और A2 आपका 8 है। सॉरी 8 नहीं है, -4 है। ठीक। B1 बटे B2, तो B1 है -2 और B2 है 8। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, -1/4। इसको भी आप -1/4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे माइनस नीचे था, ऊपर कैसे आ गया? तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। इसी प्रकार से C1 बटे C2 अगर हम निकालते हैं तो C1 है हमारे पास 5 और C2 है 20। फिर हमको क्या मिल गया? तीनों बराबर मिल गए। तो तीनों बराबर मिल गए तो हम क्या कहेंगे? कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। और आपसे यही पूछा गया था, समांतर है, प्रतिच्छेदित करती हैं कि समपाती हैं। तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप पुनः वीडियो को देख लीजिए, बैक करके या स्लो करके, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, क्या रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, सभी प्रश्न में वही करना है, प्रतिच्छेदित, समपाती और समांतर ही बताना है। बस क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग दिया गया है। किसी में एक ही प्रश्न पूछ करके कई खंड दे दिए गए हैं, किसी में तुलना करने के लिए कहा गया, लेकिन घूम फिर कर वही पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं कि समपाती हैं, अथवा संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बताए थे हम कि अगर कोई हल निकल रहा है तो संगत है, और अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है। ये आपका पहला समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण दिया गया है 10y + 20 = 8x। तो हम जानते हैं कि मानक समीकरण में जो हमारा मानक पद x वाला होता है वो सबसे पहले होता है। तो इसको इधर ही रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो 8x 10y को उधर ले जाएंगे तो -10y, और +20 को उधर ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 0। ठीक। अब हम जरा इसकी तुलना कर लेते हैं। A1 बटे A2, तो 4 बटे में 8, 1 बटे 2 आ गया। फिर B1 बटे B2 निकालेंगे। तो B1 है -5 और B2 है -10। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हमको मिल गया। तो हम C1 बटे C2 भी निकालेंगे। तो C1 है आपका -12 और C2 है -20। तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20। तो देखिए हमको क्या मिल गया? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो मिला, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। इसलिए ये क्या हो गया? संगत हुआ कि असंगत? असंगत हो गया। ठीक। प्रश्न नंबर 11 है, रेखाओं 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 = 7 के अद्वितीय हल हैं। तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसके अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल कब होता है? जब A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2। तो पहले तो हम इसको मानक रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
या 2x प्लस के वाई ऋण 1 बराबर 0, और ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि दिए गए समीकरण युग्म का के हल अद्वितीय हैं, इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 है हमारा 2 और A2 है 3, B1 है हमारा K और B2 है -5। A1 2, A2 3, B1 K और B2 -5, ठीक है। अगर हम -5 को इधर भेज दें तो हमको क्या मिलेगा, K इज नॉट इक्वल टू -5 2 जा -10/3, और यही K का मान आपसे पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा कि K -10/3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। कहीं अगर सवाल समझने में समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। यदि समीकरणों के निकाय kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2, kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करिए। इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब कोई हल समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा की शर्त क्या होती है, समांतर रेखा की शर्त होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। तो हम पहले इसको मानक रूप में परिवर्तित करेंगे, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 6x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चूँकि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक। तो कोई हल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1 है आपका K, A2 है 6 बराबर B1 है -5 और B2 है 2, और इज नॉट इक्वल टू C1 है आपका -2 और C2 है -7, ठीक। तो अगर अब हम चाहे इन दोनों को ले लें चाहे इन दोनों को ले लें, ठीक है। तो बराबर नहीं के केस में तब लेते जब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, जब हमारे पास सीधा ऑप्शन है तो हम इसी को लेते हैं। बाकी आंसर दोनों सही होगा, क्योंकि अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें लेकिन उसमें ये मिलेगा कि k के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो सकता है, और इसमें k का सीधा सीधा मान मिलेगा, इसमें k का नहीं वाले मान के लिए मिलेगा और इसमें k के मान के लिए मिलेगा। तो देखते हैं, इसको हम लेते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 6 को हम उधर भेज देते हैं, k बराबर -5/2 गुणे 6, 2 1 कम 2 2 3 6, तो k का क्या मान आ गया, क्या उत्तर आया, -15। यही हमारा उत्तर हो गया।
प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में p के किस मान के लिए k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो 2x + 3y = 4 तथा k + 2x + 6y = 2k + 4। ठीक है, ये दोनों समीकरण युग्म दिया गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक, तो पहले तो हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। 2x + 3y - 4 बराबर 0। k + 2x + 6y, इस पूरे को एक साथ इधर लेके आ रहे हैं ब्रैकेट सहित, तो ये इसके बाहर समझ लीजिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2k + 4 = 0। तो चूंकि अनंत हल है ना, दिए गए प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम कम से कम लिख रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं आप लोगों को, तो जो बोला करें उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें, क्योंकि परीक्षा में आप जब तक पूरी बात नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो a1/a2, a1 का मान यहाँ से 2 मिलेगा और a2 का मान k + 2 मिलेगा। b1 यहाँ पर आपका 3 है, b2 है 6। इसी प्रकार से c1 है आपका -4 और c2 है आपका 2k + 4। तो चाहे हम इसको और इसको ले लें, चाहे इसको और इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, हमारा k का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको। तो 2k + 2 बराबर 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और तिरछा गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, k + 2 से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो k + 2 मिलेगा और 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, या k = क्या मिल जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2। तो हमें k बराबर क्या मिल गया, 2 आंसर मिल गया। यही k का मान हमको निकालना था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। -x + py - 1 = 0 और दूसरा दिया गया है px - y - 1 = 0। तो कह रहा है कि p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो ये मानक रूप में पहले से दिया गया है और समांतर रेखाओं के रूप में कब निरूपित करेगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तब ये क्या करेगा, ये समांतर रेखा को हल करेगा, निरूपित करेगा। तो a1/a2, a1 आपका -1 हो गया। चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, गणित में एक चिन्ह छूटा या गलत लिखे आप तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो a2 हो गया p, b1 है आपका p और b2 है आपका -1 इज नॉट इक्वल टू, c1 है आपका -1 और c2 है आपका -1। तो हम फिर से इन दोनों को ले लेंगे, -1/p = p/-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा p² = -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। तो p बराबर जब निकलेगा तो √1 हो जाएगा,
दैट इज p इज इक्वल टू 1। p का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो p का मान कितना आया 1। ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें समीकरण युग्म दिया गया है, आपको देख करके बताना है कि किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल है। और अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है कि उसका कोई अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाओं की जब परिस्थिति हमें प्राप्त होगी तो हम वहाँ पर उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, उसका मान, उसको हल करेंगे। तो आज हम लोग इस प्रश्न में वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना भी सीखेंगे। तो समीकरण दिया गया है x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब पहले हम पता करते हैं कि इसके समीकरण के अद्वितीय हल है कि नहीं। तो a1/a2 निकालेंगे, क्योंकि पहले से मानक रूप में दिया गया है, तो 1/3 मिलेगा। इसी प्रकार से सवाल थोड़ा बढ़ा जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं। b1/b2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, 1/3 आ गया। और c1/c2 अगर निकालते हैं, चलिए c1/c2 हम यहाँ निकाल देते हैं, तो -3/-2 दैट इज 3/2। तो समांतर रेखा वाली स्थिति हो गई, क्योंकि हमें क्या मिल गया, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये समांतर रेखा हो जाएगी। आप लिखेंगे कोई हल नहीं है। ठीक, ये था पहला प्रश्न 15वां का। चलिए, तो जब कोई हल नहीं है तो इसमें वज्र गुणनखंड विधि लगेगा ही नहीं। सवाल नंबर 15 का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये वाला हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम a1/a2 लगाएंगे, a1/a2 बराबर 2/3 और b1/b2 बराबर 1/2। तो हमको क्या मिल गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, ऐसी दशा में क्या कहते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल भी करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि होता क्या है और कैसे हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों है। अब इसी दोनों समीकरण को अगर हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले x बटे बराबर, दूसरा है y बटे, और तीसरा है आपका 1 बटे। तीन चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है और ये 1 का गुणांक है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, अब जब x वाला लिखेंगे तो x वाले को ढक लेंगे, और इसके गुणा, ध्यान रहे चिन्ह सहित गुणा करना है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो इसको ढक लेंगे तो इसके और इसके गुणांक का गुणा हो जाएगा, तो b1c2
फिर माइनस लगाएंगे B2C1, यानी इसके गुणांक का इससे गुणा हो जाएगा और इसके गुणांक का इससे। फिर जब y वाले केस में जाएंगे तो y वाला ढक लेंगे, लेकिन हम A1 से C2 में नहीं गुणा करेंगे, पहले A2 से C1 में गुणा करेंगे। यहाँ पर ऊपर से नीचे, अब यहाँ पर नीचे से ऊपर पहले, ठीक। तो जब इसको ढके क्या मिला, A2C1 माइनस। यही एक चीज़ ध्यान देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी यहाँ माइनस अगर लगा देंगे तो आप फिर उसी प्रक्रिया से कर सकते हैं, पहले ऊपर और नीचे का गुणा, फिर नीचे और ऊपर का गुणा, उस तरीके से जैसे हमने इसमें किया था। और अगर आप माइनस यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि x के केस में तो इसका गुणा हुआ था, यानी ऊपर से नीचे, लेकिन y के केस में नीचे से ऊपर का गुणा होगा पहले। तो A2C1, उसके बाद फिर A1C2, और अगर ये माइनस कर लेते तो ये वाला प्लस बन जाता और ये माइनस हो जाता, माइनस यहाँ आ जाता, फिर इस प्रक्रिया से हो जाता। तो बात एक ही है, आपको कहीं पे इस तरीके से भी मिलेगा, कहीं यहाँ माइनस लगा मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब y वाला निकालेंगे तो पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। अब फिर 1 वाले में जब आएंगे तो इसको छिपा लेंगे, और फिर हम वही प्रक्रिया जैसे x वाले में किए थे, y वाला नहीं, y वाला सिर्फ एक बार ध्यान देना। तो इसमें ऊपर से नीचे, यानी A1B2 माइनस A2B1। अब इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। आइए हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, B1C2, तो x वाले टर्म को छिपा लीजिए। B1 है आपका 1 और C2 है आपका -8, तो 1 से -8 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा -8। फिर यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया। फिर देखिए B2C1, तो B2 है आपका 2 और C1 है -5, तो 2 पंचे 10, तो -10 हो गया। फिर माइनस मिल रहा है, दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक। और y वाला देखते हैं, तो y वाले टर्म को छिपाइए, तो A2C1, तो 3 पचे 15, -15 हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस में है। उसके बाद फिर 2 अठे 16, तो ये भी माइनस में मिल रहा है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे तो इस वाले टर्म को छिपाएंगे, तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4 ऋण 3 एकम 3। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। देखिए अब यह x बटे ये -8, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर y बटे में -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटे में 4 में से 3 गए 1। ठीक है, या x बटे में 10 में से 8 घट गया तो 2 आएगा, चूंकि 10 में से 8 घटा है और 10 का चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह धन ही आएगा। इसी प्रकार से y बटे में 16 में से 15 घटेगा और 16 का चिन्ह धन है, इसलिए उत्तर आपको धन में प्राप्त होगा, यानी 16 में से 15 गए 1 बराबर 1 बटे 1। अब एक बार हम x बटे 2 के साथ इसको ले लेते हैं, एक बार y बटे के साथ इसको ले लेंगे, तो हमें x और y का उत्तर मिल जाएगा। यदि x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x से कम x और 2 एकम 2, तो x का क्या मान मिल गया 2। और जब y बटे 1 लेंगे, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे y एकम y बराबर 1 एकम 1, तो इस प्रकार से हमें x का क्या मान मिला 2 और y का मान 1, यही हमारा उत्तर हो गया। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं इसका।
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम तुरंत इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो 3x माइनस 5y इज माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या निकालेंगे, a1 बटे a2। a1 है आपका 3 और a2 है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 1/2 मिल गया। अब इसी प्रकार से b1 बटे b2 निकालेंगे। तो -5 बटे में -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूनी में 10, 1/2। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो मिल गया। अब c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। तो -20 बटे में -40, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40। तो c1 बटे c2 क्या मिल गया, 1/2। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके, ठीक है। तो ये समपाती रेखा है एक प्रकार से, ठीक। तो लेकिन हमें इसका बजगुणनखंड विधि से हल नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें प्रश्न में दिया गया है अद्वितीय हल होगा तभी निकालना है, ठीक। और अगर आप लोग निकालना चाहें तो बजगुणनखंड विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं। चौथा पार्ट देखेंगे इसका, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये पहले से ही मानक रूप में दिया गया है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, सॉरी a1 बटे a2 पहले निकालेंगे 1/3 मिलेगा। b1 बटे b2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, -3 अपान -3, दैट इज 1/1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या, एक ही हल होगा। तो इस केस में हम बजगुणनखंड विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालेंगे। देखते हैं, x वाले टर्म को लिखने जा रहे हैं तो इसको हम छिपा लेंगे। तो -3 से -15 में गुणा होगा तो 15 तियाँ 45, चूँकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा गुणा होने पे। फिर -3 से 7 में गुणा होगा तो 3 सते 21, ये भी प्लस हो जाएगा। अब y वाले टर्म को छिपा लीजिए, लेकिन आपके नीचे से गुणा करना है। तो 3 सते 21 -21 ऋण 15 एक कम 15 -15। फिर इसको छिपाएंगे तो 1 तियाँ 3 -3 ऋण 3 त्रिक 9 -9। तो ये आपको मिलेगा 5 में से 1 गए 4 और 4 में से 2 गए 2। यहाँ पर आपको -21 प्लस 15 बराबर -3 धन 9, या x बटे में 24 बराबर y बटे में 21 में से 15 घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो घटेगा। तो 21 में से 15 घट जाएगा 6 आएगा, लेकिन 21 में से घट रहा है और 21 का चिन्ह है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर ऋण 6 आएगा। और 1 बटे में 9 में से 3 गए 6, ठीक। यदि x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो x बराबर क्या मिलेगा,
1/6, 24 इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो x का क्या मान मिल गया? 4। अब यदि y बटे में -6 बराबर 1/6, तो y बराबर क्या मिलेगा? 1/6 गुणे -6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो 1 से 1 में गुणा होगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस भी है। तो y का मान क्या मिल गया हमको? -1। यानी x का मान मिला 4 और y का मान -1। ठीक, तो यही हमारा उत्तर हो गया, 4 और -1। इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।